आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। लेजर क्या है? उद्योग, चिकित्सा तथा संचार के क्षेत्रों में लेजर के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। लेजर लाइट जो होता है वो क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में, उसका बताना है और इसका कैसे उपयोग किया जाता है। आइए इसका विस्तार से उत्तर देखते हैं। लेजर का जो है फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्धन। लेजर एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है। लेजर जो है एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकाश में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इसे अन्य प्रकाश से अलग करते हैं। इन विशेष गुणों के कारण लेजर प्रकाश को कई प्रकार के नए उपयोगों में लाया जा सकता है। देखिए, लेजर का कुछ प्रमुख चीज़ें। लेजर की किरणें बिना बिखरे दूर दूर तक पहुंच सकती है। लेजर किरणें छिटकती या छितराती नहीं है, इसलिए जहां कहीं लेजर किरणें पड़ती है वह प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा का संकेंद्रण बहुत अधिक होता है। लेजर प्रकाश समान तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों से बना होता है। इसके अतिरिक्त लेजर के प्रकाश को सभी तरंगें एक दूसरे के साथ समान गति और तालमेल के साथ आगे बढ़ती है। आइए इसका उपयोग देखते हैं। लेजर के उपयोग। इन विशेष गुणों के कारण लेजर के प्रकाश का उपयोग विभिन्न उद्योगों में और चिकित्सा तथा संचार आदि के लिए कई प्रकार से किया जा सकता है। अब हम संक्षेप में इनमें से कुछ की चर्चा करेंगे। ऊर्जा के संकेंद्रण के कारण लेजर किरणें जहाँ भी पड़ती है वहाँ तुरंत कुछ मिलीमीटर चौड़े छोटे छोटे छेद बना सकती है। यहाँ तक कि वे इस्पात की पट्टी में भी छेद कर सकती है। मतलब जो इस्पात होता है, मतलब लकड़ी सब होता है, उसमें भी छेद कर सकती है। लेजर किरणों में काटने और जोड़ने की वह क्षमता है जो किसी भी पारंपरिक में नहीं। लेजर किरणों से आप किसी भी वस्तु को, चाहे वो कागज़, प्लाई, प्लास्टिक, कपड़ा हो या कठोर धातु, सिरेमिक्स, कांच हो या बड़ी सफाई से काट सकते हैं। इन सब चीज़ों को बड़ी सफाई से लेज़र काट सकता है। इस प्रकार लेज़र सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, लोहार, बढ़ई और दर्जी के लिए भी एक महत्वपूर्ण औजार साबित हो सकता है। आइए इसका कुछ उपयोग देखते हैं। लेज़र का चिकित्सा के क्षेत्र में लेज़र का उपयोग, इस्तेमाल देखते हैं। लेजर प्रौद्योगिकी के इस घातक सैन्य उपयोग की तुलना कीजिए इसके चिकित्सा संबंधी उपयोगों से जो वाकई चमत्कारी है। शल्य चिकित्सा में लेज़र का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। शल्य क्रिया में लेज़र किरणों से किसी भी हिस्से को बड़ी सफाई से काटा या जोड़ा जा सकता है। लेज़र किरणें अगल बगल के स्वास्थ्य ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना रुग्ण ऊतकों को बड़ी सफाई से ख़त्म कर सकती है। ये किरणें ऊतकों को इतनी सफाई से काटती है कि रक्त की एक बूंद भी नहीं निकलती है। लेज़र से ऊतकों को सिर्फ काटा ही नहीं अपितु जोड़ा भी जा सकता है। चूँकि तुलना में लेज़र किरणें कीटाणु रहित होती है, क्योंकि उनके तीव्र प्रकाश में कीटाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। आजकल लेज़र किरणों का प्रयोग आँखों की शल्य क्रियाओं में भी किया जा रहा है। इनसे विस्थापित रेटिना को ठीक किया जा सकता है और मधुमेह के रोगी की रेटिना में उत्पन्न असामान्य रक्त शिराओं को नष्ट किया जा सकता है। पहले इनके कारण लोग अंधे हो जाते थे। ऐसे रोगियों के लिए लेज़र किरणें देवी प्रकाश के समान है। मतलब ऑपरेशन के बाद जिस इंसान को
रोशनी आ जाती है, उसी के कारण उसे देवी प्रकाश कहा जाता है। लेज़र किरणों से कान, आँख जैसे नाजुक अंगों की शल्य चिकित्सा बड़ी सफलता से किए जा सकते हैं। इससे ब्रेन ट्यूमर को निकाला जा सकता है, रक्तस्राव को रोका जा सकता है और मूत्राशय के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में लेज़र किरणों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आइए संचार के क्षेत्र में लेज़र का उपयोग देखिए। संचार के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है लेज़र का। लेज़र आज दूरसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। पारंपरिक तांबे के तारों में बहने वाली विद्युत करंट की अपेक्षा बालों के समान पतले ग्लास फाइबर के माध्यम से लेज़र किरणें 1000 गुना अधिक सूचना ले जा सकती है। एक ही फाइबर पर हजारों टेलीफोन संदेश भेजे जा सकते हैं। देखिए अन्य उपयोग, लेज़र द्वारा किसी भी वस्तु की जैसे चांद की दूरी का सही पता लगाया जा सकता है। इस विधि में लेज़र किरण पृथ्वी से चांद तक पहुंचकर लौटने में जितना समय लगता है उसका नापा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश की गति 3 गुना 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार निम्नलिखित सूत्र से दूरी को आसानी से नापा जा सकता है। दूरी बराबर समय गुना गति। इसके अलावा वैज्ञानिक लेज़र का प्रयोग वातावरण को प्रदूषित करने वाले रासायनिक कणों का पता लगाने के लिए भी करते हैं। ये कण किरणों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और इसी से उनके अस्तित्व का पता चलता है। इस समय लेज़र किरणों के माध्यम से ऊर्जा के संचार का भी प्रयत्न किया जा रहा है। लेज़र किरणों से संगीत और वीडियो चित्रों की रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, जिन्हें कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये साधारण ग्रामोफोन रिकॉर्ड के समान ही दिखाई देते हैं। इन रिकॉर्ड पर लेज़र किरणें ध्वनि या जिन संकेत अंकित करती है और फिर लेज़र से ही पुनः प्लेबैक होता है। इस कारण ये डिस्क घिसते नहीं हैं और दीर्घकाल तक चलते हैं। यदि आप किसी वैज्ञानिक संग्रहालय में जाए तो आपको कई वस्तुओं के हेलोग्राम मिलते हैं। लेज़र किरणों द्वारा बनाए गए ये प्रतिरूप सचमुच के दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि मानव के लाभ के लिए लेज़र किरणें के बहुत से उपयोग हो सकते हैं और भविष्य में लेज़र के उपयोग के और अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कांस्य युग में हुई तकनीकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। कांस्य युग में क्या क्या परिवर्तन हुआ उनके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है इस प्रश्न में। आइए इसका विस्तार से उत्तर देखते हैं। देखिए, नगरीकरण के साथ जो उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई उनमें धातुओं और मिश्रित धातु कांसे की खोज और उनका इस्तेमाल प्रमुख था। इसके साथ ही विभिन्न समाजों के बीच व्यापार में हुई वृद्धि के कारण परिवहन के साधनों में भी सुधार हुआ। शहरी जनजीवन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरी सेवाओं में गुणों की दृष्टि से कई परिवर्तन का आना वैज्ञानिक चेतना की शुरुआत थी। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि विकास के आरंभिक दौर में तकनीकी के उपयोगकर्ताओं और पुरोहितों जो केवल मानसिक कार्य ही करते थे को मिलाकर काम करना पड़ा। वस्तुओं की संख्या या मात्रा का हिसाब किताब रखना, उनकी गिनती, नापतोल के लिए मानक तैयार करना और पंचांग आदि की खोज कांस्य युग में मात्रात्मक विज्ञान के आधार थे। इनमें से हम प्रत्येक पर संक्षेप में विचार करेंगे। देखते हैं पहला उपयोग
क्या था? धातुओं का उपयोग। सबसे पहले मनुष्य को सोने और तांबे की चमक ने अपनी ओर आकर्षित किया, जो प्रकृति में मुक्त तत्वों के रूप में मिलते हैं। उसने इन्हें मूल रूप से आभूषणों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। पाषाण युग के आभूषणों और गले के हारों में धातुओं के टुकड़े पाए गए, परंतु पीट कर विभिन्न आकारों में बनाए गए तांबे के पिंड व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी नहीं थे, क्योंकि इनसे बनाए गए औजार और हथियार इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। वे बहुत मुलायम होते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बनाई गई आग की भट्टियों के विकास के बाद तांबा तैयार करने के लिए ताम्र अयस्कों का इस्तेमाल होने लगा। यहाँ ताम्र अयस्क का जो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है कॉपर और कहते हैं। बाद में रांगे और तांबे की मिश्र धातु खोज निकाली गई। वह तांबे से ज़्यादा कठोर और मजबूत थी तथा उसे बड़ी आसानी से उपकरणों और हथियारों में ढाला जा सकता था। ढालने के लिए पिघले हुए तांबे और रांगे के मिश्रण को सांचे अथवा किसी बर्तन में डाला जाता था। मिश्रण के ठंडा हो जाने पर वह बर्तन का आकार ले लेता था। कांस्ययुगीन सभ्यता में यह नई धातु दुनिया के विभिन्न भागों में बड़े पैमानों पर हथियार और उपकरण बनाने में इस्तेमाल की जाने लगी तथा यह दूर दराज के देशों से व्यापार करने की वस्तु बन गई। देखिए, धातुओं का उपयोग देख लिए। अब आगे आते हैं परिवहन पे। देखिए, परिवहन ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में सामान ढोने के लिए डोंगी और बांस तथा सहतीरों से बने बोरों का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन युग में ही किसी समय पहली बार पाल का इस्तेमाल आने जाने के लिए किया गया होगा। शहरों के विकास के लिए भारी भरकम सामान थोड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए भूमि परिवहन की आवश्यकता पड़ी होगी। शुरू में यह काम स्लेज गाड़ी ने किया होगा। पहाड़ की चोटियों से अथवा ऊंचाई से भारी चीज़ों नीचे की ओर आसानी से लुढ़काई जा सकती थी, लेकिन मैदानी इलाकों में वृक्षों के मोटे मोटे तने रोलर के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। पहिए के आविष्कार से भूमि परिवहन के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। परिवहन देखने के बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है मात्रात्मक विज्ञान। समय बीतने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन शुरू हो गया और यह लेन देन काफ़ी बड़ी मात्रा में होने लगा। इसलिए किस वस्तु को किस दूसरी वस्तु के बदले और कितनी मात्रा में लिया अथवा दिया जाए, इसे जुबानी याद रखना मुश्किल हो गया। इसके लिए कोई ना कोई मानक जैसे अनाज आदि की मात्रा की नाप तोल मालूम करना ज़रूरी हो गया, जिससे लेन देन के लिए अथवा व्यापार के लिए एक निश्चित मात्रा में वस्तु निकाल कर अलग कर दी जाए। जिस वस्तु का व्यापार करना होता था उसका हिसाब किताब रखने के लिए नाप तोल का जो संकेत बनाया गया, उसमें कई चित्र अथवा उस वस्तु के विशेष का छोटा सा चिन्ह होता था। धीरे धीरे इन चिन्हों अथवा संकेतों का उपयोग किसी वस्तु विशेष अथवा कार्य को दर्शाने के लिए किया जाने लगा और इस प्रकार लेखन कला का जन्म हुआ। वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए उनके भार का मानक निश्चित करने के साथ ही तुला की आवश्यकता पड़ी। यह एक ऐसी वैज्ञानिक खोज थी जिसके बड़े बड़े परिणाम निकले। आदान प्रदान के लिए जोड़ने और घटाने की भी ज़रूरत पड़ी और इस प्रकार अंकगणित का आविष्कार हुआ। मकान बनाने के लिए ईंटों के इस्तेमाल ने समकोण और सीधी रेखा का उपयोग करना सिखाया, जिनसे उस विषय को जन्म दिया जिसे हम रेखागणित कहते हैं। कलकत्ता के देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और ऑक्सफोर्ड के
अल्चिन जैसे आधुनिक इतिहासकारों और पुरातात्विक शास्त्रियों के दल का यह मत है कि किसी समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी रेखागणित का आधार तैयार हुआ था। इस सभ्यता ने रेखागणित को जो ज्ञान दिया उसका अनुसरण लौह युग के यूनानी ज्योमेट्री शास्त्रियों ने भी किया। विकसित हो रहे शहरों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं और शहरों के बीच व्यापार संबंधों ने मात्रात्मक विज्ञानों तथा नापतोल का मानकीकरण, अंकगणित, रेखागणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान आदि को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों जैसे रसायन विज्ञान, बीजगणित, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान आदि के विकास का आधार भी इसी युग में तैयार हुआ। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दें।